वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। TSS 2021 में जितने शिफ्टों में आपके एग्जाम कराए गए हैं उसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 6-10-2021 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो टोटल आपके जो है इतने डेट में एग्जाम कराए गए थे और इतने शिफ्टों में एग्जाम कराए गए थे, जिसके जो है 5 तारीख के सारे शिफ्ट और 6 तारीख के शिफ्ट 1 तक के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस चैनल पर पहले ही कराए जा चुके हैं। अगर वो वीडियो आपको देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 6-10-2021 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए और बी बिलियन में अम्ल और जल का अनुपात 2:7 और 4:5 है। इन बिलियनों को 4:3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है तो परिणामी बिलियन में अम्ल और जल का अनुपात ज्ञात करें कि कितना होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें देखना होगा कि ए में अम्ल की मात्रा कितनी है, फिर बी में अम्ल की मात्रा कितनी है। तो ए में अम्ल की मात्रा कितनी है, 2 यूनिट। कुल कितने में से, 7 2 9 यूनिट में से ए में जो है अम्ल की मात्रा कितनी है, एसिड जो है आपका इधर एसिड रहेगा, एसिड ये आपका इधर रहेगा। तो एसिड की मात्रा कितनी है, 2 यूनिट। कुल कितने में से, 9 यूनिट में से। और यहाँ पर इसमें से जो लिया गया मिश्रण वो कितना लिया गया, 4 यूनिट लिया गया। कुल कितने में से, 7 यूनिट में से। तो ये आपकी क्या आ गई, ए वाले जो मिश्रण थे उनमें से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, अम्ल की मात्रा निकाल ली। यानी कि ये जो है जिस अनुपात में मिलाया गया था उसमें से अम्ल की मात्रा निकाल ली गई। फिर यहाँ पर जो है बी में, बी वाले जो है मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी थी, 4 यूनिट। कुल कितने में से, 9 यूनिट में से। और यहाँ पर जो है बी वाले बिलियन से कितना मिश्रण लिया गया, तो 3 यूनिट लिया गया। कुल कितने में से, तो 4 3 7 यूनिट में से। तो इधर टोटल आपका जो हल करेंगे वो क्या आ जाएगा, एसिड का वैल्यू आ जाएगा यूनिट में। और हमें जो है किससे चाहिए, बेस यानी कि जल, बेस या फिर जल या फिर वाटर बोल सकते हैं, से क्या चाहिए, अनुपात चाहिए। तो एक में जो है जल की मात्रा कितनी थी, 7 यूनिट। कुल कितने में से, 9 यूनिट में से। और यहाँ पर जो है ए वाले से कितना मिश्रण लिया गया था, 4 यूनिट लिया गया था। कुल कितने में से, 7 यूनिट में से। प्लस बी वाले में जल की मात्रा 5 यूनिट और कुल कितने में से, 9 यूनिट में से। कितना लिया गया था, 3 यूनिट लिया गया था। कुल कितने में से, 4 3 7 यूनिट में से। हल कर लेंगे, अनुपात में वैल्यू जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो हल कर लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 7 63 9 7 63, यानी कि एलसीएम आपका दोनों जगह 63 ही होगा। और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 12 और 8 कितने हो जाते हैं, 20। अनुपात इधर भी आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 7 63 दोनों जगह हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे फिर जोड़ने पर, 7 चौक 28, 5 तिया 15, 28 और 15 आपके कितने हो जाते हैं, 43। तो 63 से 63 आपका कट गया। तो आपका कितना आ जाएगा अनुपात, 20:43। कितना आ जाएगा, 20:43 आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। यहाँ पर आपके कितने हैं, 5/8 है। क्या है, यहाँ पर भाग का साइन दिया गया तो भाग यहाँ पे रहने देंगे। यहाँ पर अंदर में क्या है, यहाँ पर 8/11 है। इंटू है, इंटू में इसे पूर्णांक में है तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 3 11 बटा आपके कितने हो जाएंगे, 4। भागा है, गुना में चेंज करेंगे तो सामने वाली संख्या रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा हो जाती है। तो 4/9 को क्या लिख सकते हैं, 9/4 लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपके क्या हो गए, 9/4। प्लस आपके यहाँ पर कितने हो गए, 5 तिया 15 1 16/3। यहाँ पर आपके क्या है, भाग का साइन है तो रहने देंगे। अंदर का हल कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 1 21/4 है। भाग है, गुना में चेंज करेंगे तो सामने वाली संख्या रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, 8/3। इंटू आपके कितने हो जाएंगे, 3/7। ऑफ है, यहाँ पर रहने देंगे। पूर्णांक का फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। कितना हो जाएगा, 9 7 16/9। कितने हो जाएंगे, 16/9। हल कर लेते हैं। यहाँ पर से जो कटेंगे उसे हम लोग क्या करेंगे, काट लेंगे। तो 7 से 21 कितने बार में चला जाएगा, 3 बार में। 3 से 3 आपका चला गया। 4 से 8 कितने बार में चला जाएगा, 2 बार में। यहाँ पर हल कर लेते, 11 से 11 चला गया। 4 से 8 कितने बार में चला जाएगा, 2 बार में चला जाएगा।
हल कर लेते, क्या है आपके 5/8। यहाँ पर क्या है, भाग का साइन है। यहाँ पर ये जो है ब्रैकेट का, उसे हल करने पर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर 9 दूनी 18, सॉरी एक बार और कट रहे तो यहाँ पर काट लेते, 2 से 4 कितना बार में चला जाएगा, 2 बार में, यानी कि कितना आ जाएंगे 9/2, यानी कि ब्रैकेट का कितना आ गया 9/2। तो अगर यहाँ पर भाग को गुना में चेंज करेंगे तो 9/2 को क्या लिख सकते हैं, 2/9। फिर आगे आपके क्या है, प्लस 16/3 है। यहाँ पर फिर क्या है, भाग है। भाग का यहाँ पर पहले ब्रैकेट का यहाँ पर हल कर लेते हैं। यहाँ पर आपका टोटल कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 है। तो यहाँ पर भाग है, भाग को गुना में चेंज करेंगे तो 6 को क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल करके, यानी कि उल्टा करके क्या लिखेंगे, 1/6 लिखेंगे। सॉरी यहाँ पर पहले भाग ने पहले ऑफ का हल करेंगे, तो यहाँ पर भाग का रहने देते हैं, यहाँ पर भाग का हल नहीं करना है, यहाँ पर भाग का साइन रहने देंगे। यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे 6, क्योंकि ऑफ है तो पहले ऑफ का हल किया जाएगा। तो यहाँ पर ऑफ का पहले गुना कर लेंगे, 16/9 हल कर लेते हैं। यहाँ पर से 2 से 8 काटेंगे, 4 बार में चला जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 5/9 चौक 36, प्लस आपके कितने हो जाएंगे 16/3, भाग है गुना में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगी संख्या, 9 बटा कितना हो जाएगी 16 × 6, यानी कि 16 छक 96 हो जाएगी। 16 से 96 कितने बार में चला जाएगा, 6 बार में। 3 से 9 कितने बार में चला जाएगा, 3 बार में। और 3 से 6 2 बार में चला जाएगा। हल करेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 36, यहाँ पर आ जाएंगे आपके 5, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 18 दूनी 36, तो 18 5 आपके कितने हो जाएंगे 23 बटा नीचे कितने हो जाएंगे 36, यानी कि ये सिंप्लीफाई करने पर आपका आंसर कितना आएगा 23/36। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो सिंप्लीफिकेशन में करना कुछ नहीं होता, जिस तरीके से यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन है उसे सिंप्लीफाई करते हुए चलना होता है, आपका आंसर आ जाता है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 96 मीटर है, 110 मीटर है और 146 मीटर है। तो 5.6 रुपये प्रति मीटर, यानी कि 5.6 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से मैदान को समतल करने की लागत कितनी आएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमें सबसे पहले पता करना होगा कि ये ट्रायंगल कौन सी, असल में अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल निकली तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से इसका एरिया निकालकर इसके प्रति रुपये यानी कि प्रति मीटर स्क्वायर से अगर रुपया से गुना कर दे तो टोटल रुपया आ जाएंगे। तो हम लोगों को जो है क्या चेक करेंगे, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम लोग इकाई अंक चेक कर लेते। 6 का स्क्वायर करते तो इकाई अंक कितना आएगा 6, 0 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 0, 6 का स्क्वायर करेंगे इकाई अंक कितना आएगा 6, 6 + 0 बराबर क्या होता है 6 के बराबर है। यानी कि ये कुछ हद तक यहाँ पर बोला जा सकता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो सकते हैं। तो हम लोग जो है थोड़ा सा रिस्क लेकर यहाँ पर मान लेते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है। अगर आंसर मैच कर जाता है तो बिल्कुल ये राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। तो यहाँ पर अगर आप बेसिक से करना जाएंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल चेक नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैंने इकाई अंक से चेक किया जिससे कि आसानी हो। तो यहाँ पर जो है ये कुछ समय तक मान लेते कि फिलहाल ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है। तो राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस यानी कि आधार 96 मीटर, हाइट यानी कि ऊंचाई कितना 110 मीटर। तो क्या करेंगे 1/2 इंटू 96 इंटू क्या करेंगे 110, तो क्या निकल जाएगा एरिया। एरिया में क्या कर देंगे रुपये को गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा टोटल रुपये। तो ये आपका कितना है 5.6 बटा पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा 10। हल कर लेते, 0 0 आपका चला गया। 2 से 96 कितना बार में चला जाएगा 48 बार में चला जाएगा। इकाई अंक आपका कितना आ जाएगा 8 × 1 करेंगे तो 8, 8 छक कितना आ जाएगा 48, यानी कि इकाई अंक कितना आ रहा 8। यहाँ पर तो 8 है, ये ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर 4 है नहीं होगा, 4 है नहीं होगा, यहाँ पर 0 है नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन आपका यहाँ पर सेटिस्फाई होगा जिसका कि इकाई अंक 8 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। गुना करके आप कॉपी पेन निकाल कर देख लीजिएगा, आपका 29,568 इतना रुपये टोटल आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि ये असल में राइट एंगल ट्रायंगल ही है। तो परीक्षाओं में भी यहाँ पर जो है इस तरह के प्रश्न काफ़ी हद तक जो है राइट एंगल ट्रायंगल ही होते हैं। तो परीक्षाओं में रिस्क लेकर थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बनाया कीजिएगा, आपका आंसर मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि अनु जो है ए और बी में से प्रत्येक वस्तु को 4,000 रुपये में बेचती है और इस पूरे लेन देन में उसे कोई भी हानि या लाभ नहीं होता है। यदि वस्तु ए को 25% के लाभ पर बेचा गया तो वस्तु बी को कितने प्रतिशत की हानि पर बेची जाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है क्या बोला गया कि दोनों जो वस्तु का एसपी यानी कि विक्रय मूल्य क्या है समान है। तो यहाँ पर जो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ए मान लेते हैं, यहाँ पर बी।
यहाँ पर हम लोग सीपी लिख लेते, फिर नीचे हम लोग एसपी लिखेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि ए ने जो अपने वस्तु को क्या किया, 25% के लाभ पर बेचा। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4। कितना होता है, 1/4। यानी कि ये जो 4 यूनिट होता है वो क्या है, सीपी है। यानी कि ए का जो है वस्तु का सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना था, 4 यूनिट था। उसमें क्या किया गया, 1 यूनिट के लाभ पर बेचा गया, यानी कि बेच उसे कितने में दिया, 4 + 1 यानी कि 5 यूनिट में बेच दिया गया। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि विक्रय मूल्य क्या है, समान है। विक्रय मूल्य यहाँ पर क्या बोला गया है कि समान है। तो अगर ए 5 यूनिट में बेचा यानी कि बी जो है उस वस्तु को कितने यूनिट में बेचा होगा, 5 यूनिट में ही बेचा होगा। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि उसे जो है दोनों वस्तु को बेचने पर ना तो कोई लाभ होता है ना ही कोई हानि। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 4 यूनिट का सामान 5 यूनिट में बेच रहा है, यानी कि 1 यूनिट का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो इस लाभ को हटाने के लिए क्या करना होगा, 1 यूनिट का यहाँ पर हानि करना होगा। तो हमें अब क्या चाहिए, सीपी निकालना होगा। हमें अब पता है कि एसपी यानी कि बी का जो है विक्रय मूल्य कितना है, 5 यूनिट। 5 यूनिट पर अगर बेचता है तो 1 यूनिट का क्या होता है, हानि होता है। तो अगर हमें सीपी चाहिए यानी कि क्रय मूल्य चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, एसपी प्लस लॉस होता है, यानी कि विक्रय मूल्य प्लस हानि होता है। तो विक्रय मूल्य कितना है, 5 यूनिट, लॉस कितना है, 1 यूनिट है। तो सीपी कितना हो जाएगा, 5 + 1 यानी कि 6 यूनिट हो जाएगा। यानी कि बी का जो है वस्तु का सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना था, 6 यूनिट, बेचा कितने में, 5 यूनिट में, लॉस कितने का हो रहा है, 1 यूनिट का। तुलना किससे करेंगे, सीपी से। तो सीपी कितना है, 6 यूनिट। प्रतिशत में वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। 3 से काटेंगे 2 बार में, सॉरी 3 से नहीं काटेंगे, 2 से काटेंगे। तो ये 3 बार में, ये 50 बार में, तो कितना हो जाएगा पूर्णांक में, 16.2/3%। ये आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 3 वर्ष पहले ए, बी और सी की औसत आयु 29 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले बी और सी की औसत आयु 23 वर्ष थी। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी सी के वर्तमान आयु का योग निकालेंगे। कैसे, यहाँ पर पहले ए + बी + सी, यहाँ पर जो है 3 साल पहले उनकी औसत आयु कितनी दी गई है, 29 वर्ष दी गई। टोटल कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। तो टोटल योग कितना हो जाएगा, ए बी सी का 3 वर्ष पहले का जो आयु का योग कितना हो जाएगा, 29 थी या 87, कितनी थी, 87 थी। लेकिन वर्तमान आयु का योग हमें चाहिए। तो 3 वर्ष पहले की ये आयु है, टोटल कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। तो ओवरऑल कितने की वृद्धि होगी, अगर वर्तमान हमें चाहिए 3 वर्ष पहले की है, यानी कि अगर हमें प्रत्येक में क्या हो जाए, ए में भी 3 साल की वृद्धि होगी, बी में भी 3 साल की वृद्धि होगी और सी में भी 3 साल की वृद्धि होगी। यानी कि ओवरऑल कितने की वृद्धि हो जाएगी, 3 या 9 की वृद्धि हो जाएगी। तो टोटल वर्तमान उम्र का योग कितना हो जाएगा, 87 और 9 करेंगे तो 96 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 96। फिर यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, बी + सी का जो है वर्तमान आयु का योग निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर तो 5 वर्ष पहले का औसत आयु दिया गया, तो पहले योग निकालते हैं 5 वर्ष पहले का। टोटल कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो कितना हो जाएंगे, 46। और कितने साल पहले का, 5 साल पहले का, कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो कितना हो जाएगा वर्तमान में अधिक, तो 5 दूनी 10 वर्ष अधिक हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, 56। हमें क्या चाहिए, ए की वर्तमान आयु चाहिए। तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने पर आपका आंसर आ जाएगा, बी कट गया, सी कट गया, यानी कि ए बराबर आपके कितने वर्ष आ जाएंगे, 96 - 56 करेंगे तो कितने आ जाएंगे, यहाँ पर से 9 में से 5 गया 4, यानी कि 40 वर्ष आ जाएंगे। यानी कि ए की वर्तमान आयु कितनी है, 40 ईयर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी परीक्षा में ए, बी और सी की औसत स्कोर 78 है, सी, डी, ई का औसत स्कोर 52 है, ई और एफ का औसत स्कोर 48 है, ई और सी का औसत स्कोर 60 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए, बी, सी, डी, ई और एफ का औसत स्कोर कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया है, ए बी सी का औसत स्कोर दिया गया है, ए + बी + सी, तीनों का हम लोगों का यहाँ पर क्या दिया गया, औसत स्कोर दिया गया। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसका योग निकालेंगे। टोटल कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। क्या करेंगे, 78 × 3 करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 × 21, 8 × 24, यानी कि कितने हो जाएंगे, 234, 234। फिर बोला गया कि सी, डी, ई का औसत स्कोर कितना है, सी + डी + ई, औसत स्कोर कितना है, 52 है। टोटल कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 × 15, 2 × 6, यानी कि 156, कितना हो जाएगा, 156। फिर क्या दिया गया, ई और एफ का औसत स्कोर कितना दिया गया, 48। टोटल 2 लोग हैं, योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 दूनी 96,
फिर क्या दिया गया, ई और सी का योग दिया, औसत दिया गया 60, तो योग कितना हो जाएगा 60 दूनी 120। तो हमें क्या चाहिए, ए बी सी डी ई एफ का पहले योग चाहिए, तभी तो हम लोग औसत निकाल पाएंगे। तो किस तरीके से करेंगे, यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी, सी तक आपका इसमें है, फिर क्या करेंगे इसमें ई और एफ जोड़ देते हैं। ई और एफ जोड़ने के बाद इसमें क्या करेंगे, ई और एफ जोड़ने के बाद हम लोग इसमें पहले ए बी सी, और यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी और ए बी सी आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 254, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी सी और ई एफ को क्या कर लेते हैं, आपस में पहले जोड़ लेते हैं, इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं। तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ का टोटल योग कितना हो जाएगा 234 प्लस 96 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 6 4 10 9 3 12 यानी कि 330 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 330। इसमें कौन सा आपको अंक यानी कि कौन सी संख्या नहीं दिख रही है, ए बी सी डी नहीं दिख रहा है, यानी कि डी हमें किसी तरीके से यहाँ पर पुट करना होगा। तो डी अगर, फिर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ई और सी को माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ई और सी को, यहाँ पर जो ई और सी है, ई और सी का योग कितना था 120, तो अगर ई और सी का यहाँ पर माइनस कर देंगे तो ए प्लस बी प्लस एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा 230 माइनस सी और ई का योग यहाँ पर माइनस कर देंगे 120, तो आपका कितना हो जाएगा 210, कितना हो जाएगा 210। अब हमें क्या चाहिए, इसमें ए बी एफ बच गया और यहाँ पर सी डी ई है, ए बी एफ भी यहाँ पर अलग से आपका आ गया, फिर सी डी ई कितना टोटल दिया गया 156। अब जोड़ेंगे तो अब इसमें सारी संख्या आपकी आ गई, कौन भी आ गई, ए बी आ गई, बी भी आ गई, सी भी आ गई, डी भी आ गई, ई भी आ गई और एफ भी आ गई। टोटल आपका योग कितना हो जाएगा 6 5 1 6 2 1 3 366। क्या चाहिए औसत, टोटल कितने लोग हैं 6 लोग हैं, 6 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 61, यानी कि 61 आपका क्या हो जाएगा सभी संख्याओं का स्कोर यानी कि औसत स्कोर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका क्या है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, हल कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे, ऑफ का हल करेंगे, कितना हो जाएगा 8 या 24, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 4 है, भाग को यहाँ पर 4/24 लिख सकते हैं, इंटू क्या है 6 है, तो 6 चौक 24 से 24 चला गया, यानी कि इतने का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1। तो 19 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 33 माइनस 18 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 33 माइनस 18 करेंगे तो आपका 13 2 15 आ जाएगा, फिर 30 में से 15 आ जाएगा तो कितना बचेगा 15, यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे 39 माइनस 15, तो कितना आ जाएगा आपका 39 माइनस 15 करेंगे तो 24, यानी कि 24 आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 248 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान दिशा में 34 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली x मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 30 सेकंड में पार करती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर तो सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि समय बराबर आपका क्या होता है दूरी बटा चाल, यानी कि टाइम बराबर आपके हो जाते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड। तो पहले तो आप ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो समय टोटल की यहाँ पर कितना दिया गया 30 सेकेंड, दूरी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, जो पहले ट्रेन की लंबाई है और जो दूसरे ट्रेन की लंबाई है उन्हीं दोनों लंबाई का योग ही क्या हो जाएगा कुल दूरी हो जाएगी। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी 248 प्लस x मीटर क्या हो जाएगी, ये टोटल क्या हो गई दूरी हो गई, जो कि दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने के लिए तय करनी है। और यहाँ पर बोला गया है कि दोनों ट्रेनें जो है किस दिशा में जा रही है, समान दिशा में जा रही है। तो चाल क्या हो जाएगा आपस में घट जाएंगे। जब दो ट्रेन आप एक दूसरे के समान दिशा में जाती है, यानी कि दोनों ट्रेन समान दिशा में जाती है, तो चाल क्या हो जाता है घट जाता है। यानी कि 88 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस क्या करेंगे 34 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितना हो जाएगा माइनस करने पर 5 4 यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दूरी किस में मीटर में है, समय किस में सेकंड में, तो जो चाल होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटा के चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे गुना करते हैं 5/18 से गुना करते हैं। और टोटल समय आपका कितना दिया गया 30 सेकंड समय दिया गया। हल करेंगे जो यक्स का वैल्यू आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हल कर लेते हैं यहाँ पर से 18 से 54 कितना बार में चला जाएगा 3 बार में, कितना आ जाएगा आपका 248
प्लस यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 15 तिया 45 यानी कि 450। यक्स बराबर आपके कितने हो जाएंगे, यहाँ पर से माइनस करेंगे 248 को तो कितने आपके आ जाएंगे, यक्स बराबर 202 मीटर, यानी कि दूसरे ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई, 202 मीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर जो है क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि दिए गए पाई चार्ट किसी कॉलेज के विभिन्न खेलों को खेलने वाले छात्रों के वितरण यानी कि डिग्री के अनुसार को दर्शाती है। जैसे कि हॉकी जो है 117 डिग्री लोग खेलते हैं, बैडमिंटन 75 डिग्री, टेनिस 45 डिग्री, चेस यानी कि शतरंज आपके 54 डिग्री, क्रिकेट या आपके खेलते हैं 69 डिग्री। अब कुल छात्रों की संख्या यहाँ पर कितनी दी गई है, 600 दी गई है। तो क्वेश्चन देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शतरंज और बैडमिंटन खेलने वाले छात्रों की संख्याओं के बीच का अंतर यक्स है, तो यक्स का वैल्यू कितना किसके बीच होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, शतरंज और बैडमिंटन खेलने वाले छात्रों की संख्या के बीच का अंतर निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर सबसे पहले शतरंज कितने खेलते हैं, 54 डिग्री लोग खेलते हैं, और आपके बैडमिंटन यहाँ पर 75 डिग्री हो गए। तो दोनों का डिग्री में अंतर पहले कितना है, तो 75 माइनस 54 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 15 6 21 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा, 21 डिग्री। कुल कितने में से, 360 डिग्री में से टोटल कितने लोग हैं, 600 लोग हैं। हल कर लेंगे, यहाँ पर से आपका क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा किसमें, संख्या में। तो हल कर लेते हैं, यहाँ पर से 0 0 चला गया, यहाँ पर 6 से काटेंगे 36 को तो 6 बार में, यहाँ पर आपका कितने बार में, 12 से भी काट सकते, तो 12 से काट लेते, 12 तिया 36, 12 25 60, 3 से 21 आपका 7 बार में चला जाएगा, 7 25 आपका कितना हो जाएगा, 35। 35 किसके बीच है, 32 और 38 के बीच है, यानी कि यक्स का वैल्यू कितना आया, 35 किसके बीच है, 32 और 38 के। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका क्या है, ग्राफ आपका सेम है। क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि टेनिस और हॉकी खेलने वाले छात्रों की औसत संख्या बैडमिंटन खेलने वाले छात्रों की औसत संख्या यानी कि छात्रों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, यह आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले टेनिस कितने लोग खेलते हैं, टेनिस आपके 45 डिग्री, और हॉकी कितने लोग खेलते हैं, 117 डिग्री। टोटल पहले औसत निकालने से पहले योग निकालना होगा, तो कितना हो जाएगा आपका, 11 4 15, 7 5 12, यानी कितने हो जाएंगे, 162 डिग्री। औसत चाहिए तो क्या करेंगे, 2 लोग हैं 2 से भाग दे देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 81 डिग्री। फिर जो है ये तो आपका औसत आ गया किसका, टेनिस और हॉकी का। बैडमिंटन कितने लोग खेलते हैं, तो बैडमिंटन आपका 75 डिग्री है, कितना 75 डिग्री लोग खेलते हैं। तो अधिक कितना है, तो 81 माइनस 75 करेंगे यानी कि 6 डिग्री अधिक है। तुलना किससे करना है, बैडमिंटन खेलने वाले छात्रों की संख्या से तुलना करना है, तो कितने हैं, 75 डिग्री। प्रतिशत में वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। 25 से काटेंगे 75 3 बार में, 100 4 बार में, 3 से 6 कितने बार में, 2 बार में, तो आपका कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 प्रतिशत आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी ठोस लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास यानी कि डायमीटर कितना है, 22 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई यानी कि हाइट कितना है, 60 सेंटीमीटर है। तो आपसे बोला जा रहा है कि 1.4 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ को पॉलिश करने की लागत कितनी आएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि लैटरल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है। तो लैटरल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या हो जाता है, पाई आर यल होता है। क्या हो जाता है, पाई आर यल। तो अगर आपको शंकु में यल नहीं पता है कि किसे कहा जाता है, तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ संक्षेप में। ये आपकी क्या हो जाती है, त्रिज्या यानी कि रेडियस हो जाती है, और ये आपकी क्या हो जाती है, ऊंचाई यानी कि हाइट हो जाती है, और ये जो आपका होता है उसे क्या किया जाता है, यल से डिनोट किया जाता है। इंग्लिश में इसे स्लांट हाइट और हिंदी में तिर्यक ऊंचाई कहा जाता है। तो आपको पता चल गया होगा कि यल किसे कहा जाता है। तो यल का तो वैल्यू नहीं दिया गया, तो यल का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। यल का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, √h² प्लस r² करते हैं। तो h आपका कितना है, यानी कि ऊंचाई कितनी है, 60, यानी कि 60 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर तो व्यास है, व्यास का आधा क्या हो जाता है, रेडियस यानी कि त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 11 सेंटीमीटर, प्लस क्या कर देंगे 11 का स्क्वायर। तो 60 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर किसका वैल्यू होता है, 61 के स्क्वायर का वैल्यू होता है। यानी कि यल का स्लांट हाइट का वैल्यू कितना हो गया, 61 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे सारा आपका। अब यहाँ पर लेटर सरफेस से आ जाएगा, और उसमें अगर पैसा गुना कर देंगे तो टोटल रुपया भी आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं, यहाँ पर से पाई को क्या लिख सकते हैं, 22/7,
त्रिज्या आपकी कितनी है 11, स्लांट हाइट कितना आ गया 61, और रुपये कितने से गुना करना है 1.4 रुपये, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 चला जाएगा, हल करेंगे आंसर आ जाएगा 7 से 14 कितने बार में चला गया 2 बार में, इकाई अंक कितना आ जाएगा 2, 2 दूनी 4, भाग करेंगे यानी कि 0.4 तो आपका आएगा ही आएगा। 0.4 आपका किस में है, यहाँ पर सिर्फ है, यहाँ पे तो 0.2 है, ये नहीं हो सकता, पॉइंट में ये बाकी तो है ही नहीं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। कितना आएगा गुना करने पर 2952.4 रुपये ये टोटल आएगा, गुना करके देख लीजिएगा आपका इतना ही आंसर आएगा। इसको ये आपके क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि जब कोई वस्तु 640 रुपये में बेची गई तो 12% की हानि हुई, तो 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को कितने रुपये में बेचा जाना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है कितने में बेचा, 640 रुपये में बेचा उस वस्तु को, कितने का हानि होता है, किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य भी जो है खुद में कितना होता है 100% होता है, और क्रय मूल्य भी खुद में कितना होता है 100% ही होता है। तो अगर 640 रुपये में बेचा तो कितने का हानि हो रहा है 12% का हानि, यानी कि 100% का अगर 100% का अगर क्रय मूल्य है तो कितने का हानि हो रहा है 12%, यानी कि बेचा कितने में, तो 100 - 12 करेंगे। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य आप ध्यान रखिएगा कि खुद में 100% होता है, तो 100% का समान 12% हानि में बेचा, यानी कि कितने में बेच दिया 88% में, लेकिन उसे बेचना कितने में चाह रहा है 21% के लाभ में, यानी कि उसे बेचना कितने में पड़ेगा 100 प्लस 21%, यानी कि 121% में बेचना होगा। हल करेंगे क्या आ जाएगा, वस्तु का नया विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो हल कर लेते 11 से 8 88, 8 बार में चला जाएगा, 121 11 बार में, 8 से 640 8 बार में 80 बार में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 11 8 88, यानी कि वस्तु का नया विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 880 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। ये आपका क्वेश्चन इंग्लिश में है, मैं आपको इसे हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दूंगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हाट इज द मीन ऑफ द मीडियन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा, यानी कि जो संख्याएं यहाँ पर दी गई है उनका मीडियन यानी कि माध्यिका और रेंज यानी कि परास का जो मीडियन और जो रेंज आएगा यानी कि माध्यिका और जो परास आएगी उन दोनों का माध्य यानी कि मीन क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले हमें क्या निकालना होगा मीडियन, फिर रेंज निकाल लेंगे, फिर दोनों का माध्य निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मीडियन निकालने का क्या तरीका होता है, जो भी अंक दिए गए हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे और बीच की संख्या ढूंढेंगे। तो पहले टोटल अंक कितने हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 संख्या, यानी कि बीच में के नंबर पर यानी कि बीच की संख्या कौन सी आएगी, 8वें और 7वें के बीच वाली संख्या कौन सी होगी, मीडियन होगी, क्योंकि 6 संख्या आपकी इधर भी बच जाती है, 6 संख्या इधर भी बच जाती है, यानी कि बीच का अंक कौन सा होगा, 7वां और 8वें के बीच वाला अंक जो है क्या होगा, मीडियन यानी कि माध्यिका होगी। तो पहले बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते, सबसे छोटा अंक कौन सा आपका 2 है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा 2 लिख लिया। उसके बाद आपके क्या है, यहाँ पर 3 है और 3 यहाँ पे है, तो 3 आपके टोटल कितने बार है, 2 बार है, 3 2 बार हम लोगों ने लिख लिया। फिर 4 आपके 1 बार है, 4 फिर हम लोगों ने लिख लिया। 7 1 बार 2 बार, कितने हो गए 7 2 बार, कितने हो गए 3 3 6, यानी कि अगला संख्या 7वां और 8वां नंबर का आएगा। तो 7 के बाद आपका कौन सी अंक है, 7 के बाद आपके यहाँ पर 8 है, 8 के बाद यहाँ पर हमें 9 भी दिख रहे हैं, तो ये आपका 8 यहाँ पर 9, तो ये आपके 7वें नंबर की संख्या, ये आपके 8वें नंबर की संख्या। हमें क्या चाहिए, माध्यिका चाहिए, तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों के बीच की संख्या, तो 8 और 9 के बीच की संख्या कितनी हो जाएगी 8.5। अगर डायरेक्ट निकालना नहीं जानते तो कुछ नहीं करना, दोनों का योग का आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा 8.5, यानी कि माध्यिका कितनी आ गई 8.5। अब हमें क्या चाहिए, रेंज। तो रेंज निकालने का क्या तरीका होता है, रेंज निकालने का तरीका होता है कि सबसे बड़ी संख्या जो अंक दिए गए, सबसे बड़ा अंक में से सबसे छोटा अंक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो सबसे बड़ा अंक हमें कौन सी दिख रही है 23, सबसे छोटा कौन है 2, अंतर कितना हो जाएगा 21। तो ये आपका परास यानी कि रेंज आ गई, ये आपके माध्यिका यानी कि मीडियन आ गए। दोनों का हमें क्या चाहिए, माध्य चाहिए, तो पहले योग निकालेंगे, कितना हो जाएगा 21 8 29.5। औसत चाहिए यानी कि माध्य चाहिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 14 दूनी 28.75। ये आपकी क्या आ गई, माध्यिका और परास की माध्य। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि माना यक्ष वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 8 12 15 24 25 और 40 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल प्राप्त होता है। तो जब यक्ष को 29 से
विभाजित किया जाता है तो प्राप्त परिणाम यानी कि प्राप्त शेषफल कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालने का डायरेक्ट तरीका मैं काफ़ी बार पहले वीडियो में बता चुका हूँ, तो ये ध्यान से देखिएगा आप। तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ी अंक कौन से यानी कि संख्या कौन सी है, 40, तो 40 लिख देंगे। उससे छोटा कौन सा है, 25, 25 का एक फैक्टर 5 इसमें है तो 5 बचा, तो यहाँ पर गुना कर देंगे। 24, 24 का 8 इसमें पहले से ही है तो आपका कितने हो जाएंगे, 3 बचा कितना, 15, 15 तो पहले ही 5 दिया, 15 इसमें गुना जाए तो हटा देंगे। 12 इसमें 4 है, यहाँ पर 3 है, 4 दिया 12 पहले ही गुना जाए। 8 आपका 40 में गुना जाए, यानी कि हम लोगों का आप कोई भी अंक यहाँ पर लिखना नहीं है, गुना कर देंगे, आपका एलसीएम आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 पचे 20, 200, 2 तिया कितना हो जाएगा, 600। यानी कि सभी अंकों का एलसीएम कितना आ गया, 600 आ गया, 600 आ गया। लेकिन वो अंक हमें पहले प्राप्त करना है, तो जो यहाँ पर शेषफल दिया गया उसे क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे, तो अंक हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 607। इस अंक को अब क्या करना है, 29 से विभाजित यानी कि 29 से डिवाइड करके देखना है कि रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना आएगा। तो शेषफल कितना आता है, 29 से डिवाइड करेंगे तो 29 दूनी 58 यानी कि 580, 20 बार में 580 आता है, तो कितना शेषफल बच जा रहा, 27, यानी कि 29 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपका कितना बचता है, 27। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कोई कार किसी निश्चित एक समान चाल से 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यात्रा में लगे घंटों की संख्या चाल को निरूपित करने वाली संख्याओं का 1/8 है। तो दूरी को तय करने में कार द्वारा लिया गया समय कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि क्या पूछा जा रहा है, टाइम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेते कि स्पीड जो है वो क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर टाइम आपकी क्या हो जाएगी, टाइम जो आपकी बोला जा रहा है कि चाल का क्या है, 1/8 भाग क्या है, टोटल समय लगता है। यानी कि अगर चाल हम लोगों ने मान लिया कि x किलोमीटर प्रति घंटा है तो समय कितना हो जाएगा, x/8 आवर हो जाएंगे, यानी कि इतना समय लगता है। फिर आपको हमें निकालना क्या है, समय निकालना है। तो टाइम बराबर आपका क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, यानी कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। तो टोटल दूरी कितना तय करता है, 450 किलोमीटर। कितना तय करता है, 450 किलोमीटर। स्पीड कितना दिया गया है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना लेता है, दूरी बटा चाल बराबर क्या होता है, समय। तो समय कितना लेता है, 1/8। हल करेंगे आंसर आ जाएगा, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x² बराबर 45 दूनी 90, 9 चौक 36, यानी कितना आ जाएगा, 3600। तो x बराबर आपके वैल्यू कितना आ जाएंगे, 60। x हम लोगों ने किसे माना था, चाल को माना था। पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर चाल नहीं पूछा जा रहा, क्या पूछा जा रहा, समय पूछा जा रहा है। तो समय निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समय यहाँ पर बोला गया था कि जो चाल है उसका 1/8 भाग जो है क्या है, समय है। तो इसका 1/8 भाग कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 15 चौक 60, यानी कि 7.5 घंटा जो है क्या लगता है, इतना समय लगता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। ये आपका क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, हल कर लेंगे हम लोग। आपके क्या है, 8/3 है, भाग है गुना में चेंज करेंगे तो उल्टा हो जाएगी संख्या। तो 3/5 को 5/3 लिखेंगे, इंटू 7/5 बटा नीचे में हल कर लेते हैं, 5/3 है, भाग है गुना में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/5 इंटू आपका कितना हो जाएगा, 8/9। फिर आपके क्या है, भाग है 6। हल कर लेते पहले, 5 से 5 चला गया, 5 से 5 यहाँ भी चला गया, 8 से 8 आपका चला गया, 7 से 7 आपका चला गया, 3 से 3 चला गया, 3 से 9 आपका 3 बार में चला जाएगा। क्या बच गया, 3 आपका ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा, 3/6, यानी कि इसे लिख सकते 3/6। 3 से 6 काटेंगे 2 बार में चला जाएगा, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई विक्रेता अपनी सामग्री पर मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 16% छूट देने के बाद 26% का क्या हो, लाभ हो। यदि सामग्री का क्रय मूल्य 318 रुपये है तो सामग्री का अंकित मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, एक फार्मूला होता है जो कि ध्यान रखिएगा। क्या हो जाता है आपका, CP बाई मार्क्ड प्राइस। क्या हो जाता है आपके, 100 माइनस डिस्काउंट बाई आपके क्या हो जाते हैं, 100 प्लस प्रॉफिट। तो ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा।
ये क्या हो जाते हैं, सीपी और मार्केट प्राइस जब रिलेशन रहे तब आपका ये फार्मूला लगता है। तो सीपी यानी कि क्रय मूल्य यहाँ पर कितने दिए गए, 318 रुपये। हमें क्या चाहिए, अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस चाहिए। 100 माइनस डिस्काउंट करेंगे तो 100 माइनस 16 करेंगे प्रतिशत, तो आपका कितना हो जाएगा 84%। 100 प्लस प्रॉफिट करेंगे यानी कि 100 प्लस 26 करेंगे तो कितना आ जाएगा 126%। हल कर लेंगे, यहाँ पर से आपका मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं, यहाँ पर से आपके कितना आ जाएगा, 21 से कट रहे 21 चौक 84, 21 छक 126, आपके 2 से कट रहे तो ये 2 बार में, कितने बार में, 3 बार में। 2 से यहाँ पर 318 कितने बार में चले जाएंगे, 15 2 नमा, यानी कि मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा 159 इंटू 3 करेंगे तो 9 27, 2 15 45, 2 47, यानी कि अंकित मूल्य कितना आ गया 477 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यक्स वाई से 60% अधिक कुशल है। अकेले वाई किसी कार्य को 80 दिन में कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए यक्स और वाई उसी कार्य के 52% भाग को कितना दिन में पूरा करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है आपका 3/5 हो जाता है। तो यहाँ पर यक्स वाई है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि यक्स जो है वाई का 3/5 अधिक कुशल है। यक्स जो है वाई से 3/5 अधिक कुशल है, यानी कि वाई जो है कितना कुशल है 5 यूनिट, और उससे 3 यूनिट अधिक कौन कुशल है, यक्स कुशल है। यानी कि यक्स और वाई की इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता का अनुपात कितना आ गया 8:5 आ गया, यानी कि 8:5 आ गया। अब यहाँ पर बोला गया है कि वाई जो है किसी कार्य को कितना दिन में कर सकता है, 80 दिन में कर सकता है। तो एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क बराबर आपका क्या होता है, इफिशियंसी इंटू टाइम, टोटल इफिशियंसी इंटू टोटल टाइम होता है। तो यहाँ पर वाई कितने दिनों में काम करता है, 80 दिनों में। कितने की कार्य क्षमता से, 5 की कार्य क्षमता से। तो गुना कर दिए तो ये आपका क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। और इस टोटल वर्क को करेगा कौन, यहाँ पर बोला जा रहा है कि यक्स और वाई जो है टोटल कार्य का 52% भाग, यानी ये टोटल काम कितना था 80 इंटू 5, उसका 52% भाग करेगा कौन, यक्स और वाई मिलकर करेगा। तो यक्स और वाई की कार्य क्षमता टोटल कितनी है, क्योंकि यहाँ पर अगर हमें समय निकालना है तो समय बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बाई इफिशियंसी होता है। टोटल वर्क बाई टोटल इफिशियंसी होता है। तो इस टोटल काम का 52% भाग करेगा कौन, यक्स और वाई करेगा। तो यक्स और वाई का मिलाकर कार्य क्षमता कितना 8 5 13। हल करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। तो हल कर लेते, 13 से 52 4 बार में, 20 से काटेंगे 80 तो 4 बार में, ये कितने बार में 5 बार में। 5 से 5 आपका चला गया, 4 चक्का आपका कितना आ जाएगा 16 दिन, यानी कि कुल काम का 52% भाग यक्स और वाई जो है कितना दिनों में कर लेंगे, 16 दिनों में कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर आपका क्या दिया गया है कि 11 AQ - 15 BQ अनुपात में यहाँ पर ये वैल्यू दिया गया। आपसे क्या पूछा जा रहा है, 9A + 5B रेशियो 5A - 3B का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो हमें क्या निकालना होगा, पहले ए और बी का वैल्यू निकालना होगा। किस तरीके से निकाल सकते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है 11AQ - 15BQ बाई आपका क्या दिया गया, रेशियो है तो इसे बटा में लिख सकते हैं, यानी कि 10AQ + 4BQ बराबर आपके क्या हो जाएंगे 5/7 हो जाएंगे। क्या करेंगे, क्रॉस गुना करके हल कर लेंगे। कितना हो जाएगा 11 7 77, 10 5 50, यानी कि 77 - 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा 27AQ बराबर 15 7 75 से 5 चौक 20, 15 7 75 से यानी कि 105 और 20 कितना हो जाएगा 125, यानी कि 125 क्या हो जाएगा BQ हो जाएगा, यानी कि AQ बाई BQ किसके बराबर हो जाएगा 125/27 के हो जाएगा। तो इधर होल क्यू है, उधर बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा, यानी कि A/B का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 का क्यूब 125 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, यानी कि A का वैल्यू 5 आ गया, B का वैल्यू कितना आ गया 7। हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। A का वैल्यू कितना है 5 है तो कितना हो जाएगा आपका 9 5 45 प्लस B का वैल्यू 3 है तो कितना हो जाएगा 5 3 15 रेशियो, यहाँ पर A का वैल्यू 5 तो कितना हो जाएगा 5 5 25 माइनस B का वैल्यू 3 तो कितना हो जाएगा 3 3 9, 45 + 15 कितना हो जाएगा 60 अनुपात 25 - 9 कितना हो जाएगा 16, 4 से काटेंगे तो ये 15 बार में, ये कितने बार में 4 बार में चला जाएगा, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा 15/4। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक साथ कार्य करते हुए
ए और बी जो है किसी कार्य के 45% भाग को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेले ए उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए और बी एक साथ 16 दिन तक कार्य करते हैं और फिर बी जो है फिर ए जो है कार्य छोड़ देता है। तो अकेले बी जो है शेष कार्य को कितना दिनों में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि जो टोटल वर्क होता है वो 1 यूनिट होता है। तो 45% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 9/20। तो 9/20 यूनिट का काम जो है कितने दिनों में करता है, 18 दिनों में। यहाँ पर 9 से 18 कितने बार में चला जाएगा, 2 बार में। यानी कि इस 1 यूनिट का काम टोटल कितने दिनों में कर लेगा, 20 दूनी 40 दिन में कर लेगा। यानी कि यहाँ पर से हमें पता चलता है कि ए और बी मिलकर कुल काम को कितने दिनों में करते हैं, तो 40 दिनों में करते हैं। और ए जो है अकेले कितना दिनों में काम को कर सकता है, 60 दिनों में। तो 40 और 60 का एलसीएम कितना होता है, 120। 120 को 40 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 60 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। फिर यहाँ पर बोला गया कि ए और बी मिलकर कितने दिनों तक काम करते हैं, 16 दिनों तक काम करते हैं। और तो ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 यूनिट काम करते हैं। और टोटल कितने दिनों तक काम करेंगे, 16 दिनों तक। तो टोटल कितना काम कर लेंगे, अगर एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं तो टोटल 16 दिनों में 16 × 48 काम कर लेंगे। लेकिन करना कितना काम है, 120 यूनिट काम करना। किया गया काम कितना है, 72 किया गया काम है। तो बचा हुआ काम कितना है, तो 120 - 48 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72। यानी कि 72 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ है। हमें क्या चाहिए, समय चाहिए। समय बराबर क्या हो जाता है, टोटल वर्क बाई टोटल इफिशियंसी, यानी कि या फिर रिमेनिंग इफिशियंसी भी होता है। तो टोटल वर्क, बचा हुआ वर्क, या फिर टोटल वर्क या फिर रिमेनिंग वर्क एक ही आपका चीज़ है। तो यहाँ पर बचा हुआ काम कितना है, 72 है। और करेगा कौन इस काम को, करेगा कौन, तो बी करेगा। तो बी की कार्य क्षमता कितनी है, दोनों का मिलाकर तो 3 है। ए की कार्य क्षमता 2 है। तो बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 - 2 करेंगे, यानी कि बी की कार्य क्षमता कितनी है, 1 है। तो क्या करेंगे, टोटल वर्क से क्या करेंगे, बी की कार्य क्षमता से डिवाइड करेंगे, आपका हल करेंगे, समय आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 72/1, यानी कि 72 डेज ही होगा। यानी कि बी जो है शेष कार्य को कितना दिनों में पूरा कर लेंगे, 72 दिन में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई निश्चित राशि 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर पर, अगले 3 वर्षों के लिए 9% वार्षिक दर पर और 5 वर्ष बाद 13% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। यदि 10 वर्ष की अवधि में राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 8,160 रुपये है तो राशि ज्ञात करें कि कितना होगा। यानी कि मूलधन आपसे पूछा जा रहा है कि मूलधन कितना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि ओवरऑल 10 साल में कितने प्रतिशत ब्याज मिला है। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 साल में, यानी कि 1 साल में कितना मिलता है, 5%। तो 2 साल में, प्रथम 2 साल में कितना प्रतिशत ब्याज मिल गया होगा, 5 दूनी 10% मिल गया होगा। प्लस उसके अगले 3 साल में प्रत्येक वर्ष में कितना मिलता है, 9% ब्याज। तो कुल कितना ब्याज मिल जाएगा, 9 × 27% ब्याज। कितना मिल जाएगा, 27% ब्याज। प्लस फिर जो है अगले 5 वर्ष के बाद, यहाँ पे 2 वर्ष आपके यहाँ पर आ गए, 3 वर्ष यहाँ पर आ गए, टोटल अभी तक कितने हो गए, 5 वर्ष। बचा कितना, टोटल यहाँ पर समय कितना, 10 वर्ष, यानी कि 5 वर्ष अभी भी बचा हुआ है। और जो अगले 5 वर्ष है उसमें प्रत्येक वर्ष में कितना ब्याज लगता है, 13%। तो कुल ब्याज कितना हो जाएगा, 13 × 5 = 65% ब्याज हो जाएगा। तो ओवरऑल 10 वर्ष में कितना ब्याज लग गया, यहाँ पर जोड़ देंगे, 27 और 65 कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 12, 6 × 2 = 8, 1 × 9 = 92 या 10, आपका कितना हो जाएगा, 102%। यानी कि ओवरऑल जो है इन 10 सालों में कितना प्रतिशत ब्याज लगा है, तो 102% ब्याज लगा है। और 102% का वैल्यू रुपये में कितना दिया गया था, 8,160 रुपया दिया गया था। और पूछा क्या जा रहा है, मूलधन पूछा जा रहा है। तो कोई भी मूलधन जो है, यानी कि प्रिंसिपल जो है खुद में कितना होता है, 100% होता है। यानी कि असल में हमें क्या चाहिए, 100% का वैल्यू चाहिए। हल कर लेते हैं, यहाँ पर से कितने बार में चला जाएगा आपका, यहाँ पर काटेंगे तो आपका यहाँ पर 102 से आपका ये कटेगा 51, आपके 8 बार में 8 दूनी आपके 16 भी हो जाएंगे। हाँ, अब से 80 बार में कट रहे, यानी कि 1% का वैल्यू कितना आ गया, 80 रुपये। हमें क्या चाहिए, 100% का वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका, 8,000 रुपये। यानी कि मूल राशि कितनी आ गई, 8,000 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 4,095 रुपये की राशि ए, बी, सी और डी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि
ए और बी के हिस्सों का अनुपात 1:3, बी और सी के हिस्सों का अनुपात 2:5, सी और डी के हिस्से का अनुपात 2:3 है, तो बी और डी के हिस्से के बीच का अंतर कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा, ए बी सी और डी का निश्चित अनुपात में वैल्यू निकालना होगा। किस तरीके से, ए और बी के अनुपात कितना दिया गया, 1:3, बी और सी का कितना दिया गया, 2:5 दिया गया, सी और डी का कितना दिया गया, 2 और 3 दिया गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ब्लैंक स्पेस जो है उसे को क्या करेंगे, फिल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है। इनको फिल करने के लिए क्या करेंगे, अगल बगल वाली संख्या देखेंगे, ऊपर नीचे नहीं देखना, अगल बगल वाली संख्या देखना। तो यहाँ पर बगल में संख्या 3 है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर इसके बगल में कौन सी संख्या 5 है तो 5 लिख देंगे, यहाँ पर बगल में संख्या 5, ऊपर नीचे नहीं देखना है, सिर्फ बगल में देखना। बगल में तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, कट नहीं रहा है तो क्या करेंगे, अब गुना कर देंगे। कितना आ जाएगा आपका, 2 दूनी 4 अनुपात 3 दूनी 6 दूनी 12 अनुपात 5 तिया 15 दूनी 30 अनुपात 5 तिया 15 तिया 45। तो ए बी सी डी का अनुपात कितना आ गया, 4:12:30:45 आ गया। तो टोटल जो है यूनिट में आपका सम कितना हो जाएगा, टोटल कितना यूनिट हो जाएगा आपका, यहाँ पर से 12 4 16, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4 × 75, 75 और 16 आपके कितने हो जाएंगे, 91, कितने हो जाएंगे, 91 यूनिट हो जाएंगे। 91 यूनिट का वैल्यू रुपये में टोटल कितना दिया गया है, 4095 रुपया दिया गया। 13 से काटेंगे 7 बार में, 13 तिया 39, 1 13 पचे 65 हो गया। 7 से काटेंगे यहाँ पर 7 चौक 28, 7 पचे 35, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू रुपये में कितना आ गया, 45 रुपया। पूछा क्या जा रहा है, बी और डी के बीच का अंतर पूछा जा रहा है। तो यूनिट में अंतर आपका कितना यहाँ पर है, 12, 45 - 12 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 33 यूनिट हो जाएगा। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 45 रुपये है तो 33 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 45 × 33 करेंगे। कितना हो जाएगा आपका, 5 तिया 15, 1 4 तिया 12, 5 तिया 15, 27 है, 1 आपके 28, 4 तिया 12, 2 आपके 14, यानी कि टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, 1485 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ मैं पहले ही इस वीडियो में समझा चुका हूँ। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यदि हॉकी खेलने वाले पुरुष छात्रों और महिला छात्रों का अनुपात 6:7 है और टेनिस खेलने वाले 40% छात्र महिला है, तो हॉकी और टेनिस खेलने वाले पुरुष छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें कि कितना होगा। तो हमें जो है पहले हॉकी का हल कर लेते हैं कि हॉकी में जो है कितने लोग, यानी कि कितने पुरुष जो है हॉकी खेलते हैं। तो यहाँ पर जो है टोटल हॉकी खेलने वाले कितने डिग्री, 117 डिग्री है। कितने, 117 डिग्री। कुल कितने में से, 6 7 6 13 में से पुरुष का हमें चाहिए तो क्या करेंगे, कितने यूनिट है, 6 डिग्री। 6 टोटल 13 से डिवाइड करेंगे, पुरुष का चाहिए तो 6 से गुना कर देंगे। और हमें क्या चाहिए फिर, पहले यहाँ पर पहले ये निकाल लेते। 13 × 117 तो कितना हो जाएगा, 9 × 6 = 54 डिग्री। कुल कितने में से, 360 डिग्री में से तुलना करना। अब कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 600 है। हल कर लेते, कितना आ जाएगा आपका, 12 से काटेंगे तो 120 में से, 120 से काटेंगे तो ये 5 बार में, ये कितने बार में, 3 बार में। 3 से काटेंगे तो 18 बार में, कितने हो गए स्टूडेंट, 18 × 5 = 90। यानी कि हॉकी में हमें पता चल गया कि कितने पुरुष है जो कि हॉकी खेलते हैं, तो 90 लोग खेलते हैं। अब हमें क्या निकालना है, टेनिस का निकालना है। तो टेनिस में कितने लोग हैं, 45 डिग्री है। उसमें से 40% छात्र जो है महिला है, तो पुरुष कितने रहे होंगे, कुल किसी भी चीज़ की संख्या खुद में 100% होती है। तो उसमें से अगर 40% महिला है तो पुरुष कितने रहे होंगे, 60%। ये कितने रहेंगे, 60%। तो यहाँ पर 60% आपका कितना डिग्री हो जाएगा, 20 × 60, 20 × 25 100, 5 से 45 9 बार में कितना हो जाएगा, 27 डिग्री। कुल कितने में से, 360 में से। और हमें क्या चाहिए यहाँ पर वैसे आप यहाँ पर टोटल डिग्री भी निकाल सकते थे, यहाँ पर आपके लिए आसान हो जाता, अलग अलग यहाँ पर निकालना ना पड़ता। यहाँ पर टोटल डिग्री भी आप निकाल कर फिर संख्या निकाल सकते हैं, 54 डिग्री + 27 डिग्री, फिर उसका परसेंट निकालेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। या फिर इस तरीके से निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, जिस तरीके से आपका निकल जाए। 120 से काटेंगे 3 बार में, ये कितने बार में, 5 बार में। 3 से 27 कितने बार में, 9 बार में। 9 × 5 कितने हो गए, 45। पूछा क्या जा रहा है, दोनों का योग। 90 और 45 कितने हो जाएंगे, 135। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि 270 का x + 25% 240 के x% से 20% अधिक है, तो x + 125
का 12% यक्स के 10% से कितना प्रतिशत अधिक है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले हम लोग को क्या निकालना होगा, यक्स का वैल्यू निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर क्या दिया गया है, 270 का यक्स प्लस 25%, परसेंट हटा देंगे, नीचे कितना चला जाएगा 100 मतलब क्या बोला गया कि 240 के यक्स प्रतिशत से 20% अधिक है, यानी कि कितना 120% है। हल कर लेंगे, आपका यहाँ पर यक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो हल कर लेते, 100 से 100 चला गया, 20 से काटेंगे ये 6 बार में, ये 5 बार में, 30 से काटेंगे ये 8 बार में, ये कितने बार में 9 बार में, 3 से काटेंगे तो ये 3 बार में, ये कितने बार में 2 बार में। हल कर लेते हैं, यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, 15 यक्स प्लस 15 दूनी 30, 15 पचे 75, यानी कि 375 बराबर आपके कितना हो जाएंगे, 8 दूनी 16 यक्स, यानी कि यक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा 375। यक्स का वैल्यू कितना आ गया 375 आ गया। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यक्स का वैल्यू पुट करते तो 375 125 कितना हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा 500, 500 का क्या करेंगे 12%, 500 का 12%, पहले 500 का 12% कितना हो जाएगा 12×5 60 हो जाएगा, और यक्स का 10% यानी कि 375 का 10% कितना हो जाएगा 37.5। तो ये जो है 60 जो है 37.5 से कितना अधिक है, तो अधिक कितना, यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 22.5। तुलना किससे किससे करना है 37.5 से, और क्या करेंगे प्रतिशत में वैल्यू चाहिए 100 से गुना करेंगे, पॉइंट से पॉइंट यहाँ पर हटा देंगे, 25 से काटेंगे तो ये 9 बार में, 25 से तो यहाँ पर कितने बार में 25 1 आपका सादा 25 पचे 125, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 5 से काटेंगे ये कितने बार में 20 बार में, तो 20 तिया आपका कितना हो जाएगा 60%। तो यहाँ पर कितना आ गया, कितना प्रतिशत अधिक है, तो 60% अधिक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि ब्याज दर हर 8 महीने बाद संयोजित होता है तो 12,000 रुपये की राशि पर वार्षिक 18% की दर से 1.1/3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है टोटल समय कितना है, यहाँ पर 1.1/3 वर्ष, यानी कि महीने में कितना समय हो जाएगा 12 और 1/12 4 16, कितना हो जाएगा 16 मंथ। टोटल आपके महीनों की संख्या कितनी है 16 मंथ है, यानी कि अगर 8 महीने के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है तो 16 महीने में कितने बार चक्रवृद्धि ब्याज लगेंगे 2 बार, यानी कि ये जो टर्म चलेगा कितने बार चलेंगे 2 बार चलेंगे। तो 18% का 18% ये तो आपका रेट क्या दिया गया वार्षिक दिया गया, इन्हें हमें क्या निकालना होगा 8 महीने का ब्याज निकालना होगा। तो 18% कितने महीने का 12 महीने का, लेकिन हमें 8 महीने का चाहिए तो 8 से गुना करेंगे, 4 से काटेंगे 8 को 2 बार में, ये कितने बार में 3 बार में, 3 से 18 कितने बार में 3 से 18 6 बार में, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12%, 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 3/25, यानी कि 25 यूनिट की राशि पर 3 यूनिट का क्या लगता है ब्याज लगता है, यानी कि कितना हो जाता है 28 यूनिट। 2 टर्म लगेगा तो क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, ये आपका क्या है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है, ये आपका क्या है अमाउंट है। इन पूछा क्या जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो हल कर लेते पहले कितना हो जाएगा 625 अनुपात कितना हो जाएगा 784, कितना हो जाएगा 784। इसको क्या करेंगे मूलधन टोटल कितना है 12,000 रुपये, यानी कि 12,000 कितना यूनिट के बराबर है 625 यूनिट के बराबर। ये जो आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है, यानी कि मिश्र धन में से मूलधन अगर माइनस कर दो तो क्या निकल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। कितना यूनिट हो जाएगा, यानी कि वैल्यू हमें कितने यूनिट का चाहिए, तो मैं यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 75 और 84, कितने हो जाएंगे 75 और 84, 5 4 9 8 7 15। हल कर लेंगे, यहाँ पर से आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर काट लेते हैं, यहाँ पर कितने बार में चला जाएगा आपका 25 से 625 25 बार में, ये 25 चौक 100, 25 अठी 200, अब 25 अठी 200, फिर आपके कितने हो जाएंगे 0, फिर 5 से काट लेते तो ये 5 बार में, 5 9 45, 5 9 45, फिर आपके कितने हो गए 3, तो 5 6 30, कितना हो जाएगा आपका 9 6 54। 2 से यहाँ पर गुना कर लेते ताकि आपको ज़्यादा गुना ना करना पड़े, तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 6 78 से, यानी कि 0.8 समथिंग आपका आंसर आना चाहिए। 0.8 यहाँ पर है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 0.8 है, तो यहाँ पर लगभग आपके तो 4,000 कभी 4700 कभी ब्याज आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर 20% भी ब्याज मान लेते हैं तब भी आपका लगभग नहीं आएगा। 20 और 10 आपके कितने हो जाएंगे 20 30,
12 × 36, यानी कि ये काफ़ी अधिक ब्याज हो जाते हैं। तो ये तो आपका कभी आंसर इतना ब्याज आ ही नहीं सकता। गुना करके देख लीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 ही बिल्कुल सही होगा। कितना आ जाएगा आपका? 3052.8 रुपये आएगा। तो गुना करके देख लीजिएगा, आपका इतना ही आंसर आएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।